बात करते एक बड़ी खबर की। बाराबंकी में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लिहाजा सीएम योगी ने बाराबंकी में जनसभा के जरिए एक बार फिर से विपक्ष की घेराबंदी करने की कोशिश की। सीएम योगी ने कई मुद्दों के जरिए विपक्ष पर जुबानी हमला बोला। और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में भी हो रहा है। केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है। महाकाल में महालोक का निर्माण हो रहा है। विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन को समर्पित होकर के उनकी भावनाओं का, उनकी आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। ये सभी सरकार अपने जनता के हितों को ध्यान में रख करके, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए लगातार कार्य हो रहा है। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा, क्या करती थी। पर्व त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। यहां पर जब भी सावन का महीना आता था, लोधेश्वर नाथ मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे, व्यापक पाबंदियां लग जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। इसके अलावा सीएम योगी ने कल अलीगढ़ में प्रचार के दौरान कहा था कि ताला, तालीम और तहजीब अलीगढ़ की पहचान है, लेकिन जातिवादी और परिवारवादी लोगों ने ताला कारोबार को खत्म करने का काम किया। इन्हें तालीम से कोई मतलब नहीं, ये तुष्टीकरण करते थे। पर्व और त्योहार पर लोगों में दहशत रहा करती थी, लोगों में कर्फ्यू झेलना पड़ता था, कारोबार ठप हो जाया करता था। अब बदलते हुए अलीगढ़ और प्रदेश को आपने देखा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा सियासी हमला बोला। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में गंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के गंगों में लग करके उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में। मैं जब भी आता था, अलीगढ़ के लोग कहते थे कि अलीगढ़ के लिए एक ही बात कहते थे कि अलीगढ़ में भी अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, सीएम ने एक के बाद एक कई हमले विपक्ष पर बोले कि पूर्व की सरकारों में कैसे अराजकता का माहौल हुआ करता था, अलीगढ़ की तहजीब, तालीम, ताला सब पर पाबंदी हुआ करती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदली है। इस पर क्या सियासी रिएक्शन सामने आए हैं और अलीगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, कल जब से मुख्यमंत्री यहां अलीगढ़ आए तब से माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। मुख्यमंत्री ने काफी अहम बातें करी। उन्होंने सबसे अहम बात करी कि अलीगढ़ का तारा उत्तर प्रदेश के दंगों पर लग चुका है। जब से ये बात कही, अलीगढ़ में माहौल बदल गया है। अभी कुछ देर पहले यहां से अखिलेश यादव निकले हैं। अखिलेश यादव ने भी आज रोड शो करा, लेकिन कल मुख्यमंत्री के आने के बाद अलीगढ़ में जो कार्यकर्ता है, भाजपा का पदाधिकारी है, काफी उत्साहित और जोश से भरा नजर आ रहा है, क्योंकि अलीगढ़ में पिछली बार भाजपा के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर राजीव अग्रवाल, वह चंद कुछ वोटों से हारे थे। और इस बार जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, भाजपा है, वो भूल करना नहीं चाह रही। छोटी छोटी बातों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
परसों 2 दिन पहले यहाँ पर उप मुख्यमंत्री आए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कल मुख्यमंत्री आए, तो लगातार भाजपा इस सीट को यहाँ पर जो अलीगढ़ 2095 से लेकर 2017 तक जो लगातार भाजपा का कब्जा रहा, मात्र 2017 में बसपा ने यहाँ पर सेंध लगाई और इस बार भाजपा जो है अपनी जो चूक हो गई थी उसको सुधारना चाह रही है, दोबारा से अपनी सीट हासिल करना चाह रही है। तो मुख्यमंत्री के कल जनसभा संबोधित करने के बाद माहौल पूरी तरीके से यहाँ से बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रंजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार तरह तरह के जतन कर रहे हैं। बागपत के बड़ौत नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी अबलू हसन ने बिरयानी की दावत दी। लोगों को बिरयानी खिलाते हुए अबलू हसन का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप के मुताबिक वोटर्स को लुभाने के लिए बड़का रोड कॉलोनी में बिरयानी खिलाई गई। उधर बुलंदशहर नगर पालिका चुनाव में सदर विधायक ने वोट मांगने के लिए अनोखा तरीका अख्तियार किया। सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने खुद ई रिक्शा चलाकर बीजेपी की चेयरमैन प्रत्याशी दीप्ति मित्तल के लिए वोट मांगे। उन्होंने लोगों से सदर क्षेत्र के सभी सभासद प्रत्याशियों के लिए कमल के निशान पर वोट देने का आग्रह किया। विधायक का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें देखिए आप, बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी विधायक ई रिक्शा की सवारी करते हुए नजर आए। चुनाव का अनोखा तरीका उन्होंने अपनाया। पब्लिक से अपील की कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बुलंदशहर का समुचित विकास करे। यूपी में रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर 10 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए पार्टियों की तरफ से हो रहा चुनावी प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होगा। दोनों ही सीटों पर मतगणना के बाद 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 96 विधानसभा सीट अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं स्वार सीट के आजम खां के बेटे और विधायक रहे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों ही सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने अपना दल एस के प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। सीएम योगी 96 विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए आज मिर्जापुर पहुंचे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जब इन युवाओं को नौकरी देनी थी तब नौकरी के बजाय तमंचा पकड़वा रहे थे। जब उनको नौकरी दी, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी थी, तब यहां पर परिवारवादी सोच के साथ वसूली अभियान शुरू कर दिए थे। मिर्जापुर और सोनभद्र के संसाधनों पर डकैती डाल रहे थे। प्रदेश के अंदर नगरों की स्थिति ऐसे लगता ही नहीं था ये नगर है। नगरों में ऐसी स्थिति लगती थी जैसे कोई कूड़े का ढेर हो। किसी भी नगर में आप जाइए, पहले नगर के बाहर कूड़े का ढेर का दर्शन होता था। रामपुर में स्वार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर से बीजेपी पर करारा वार किया। आजम खान का कहना है कि अभी कोई माई का लाल 150 करोड़ हिंदुस्तान में से अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता क्योंकि ये अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। दो बार तुम्हारे विधायक की मेंबरशिप इसलिए कि अभी कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। अरे मुल्क के बांटने वालों, रिश्तों को बांटने वालों, क्या पार्लियामेंट हमने हारी है? वाह वाह बहादुर, वाह क्या मर्दानगी है। अरे ये जूते पे लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायक की जीती है तुमने। हमारे तो हलक में थूक भी नहीं रह गया, कहां तक थूके और कहां तक चाटे।
उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान अमित शाह ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं बल्कि जनता ने बजरंग दल को लेकर बजरंग बली से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। बजरंग बली का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीधा बजरंग बली के साथ जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जोड़ा है, जनता ने ही जोड़ दिया। कांग्रेस जब तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अगर आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो तो कंसोलिडेशन एक तरफा नहीं होता है, दूसरी साइड अपने आप कंसोलिडेट हो जाती है। वो एक साइड कंसोलिडेट कर गए, जनता ने पूरा कंसोलिडेशन कर दिया, अब परेशान है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन बीजेपी भी हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाह रही है? जैसे, क्योंकि आप बजरंग दल के बैन को आप बजरंग बली के साथ इक्वेट कर रहे हैं। मगर दोनों को हमने एक नहीं किया, जनता ने कर दिया, क्योंकि पीएफआई पर बैन के लॉजिक्स थे। पीएफआई एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विगत 15 सालों में एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाया। आप इसको बैलेंस करने के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बेवजह बैन कर दोगे तो कंसोलिडेशन होगा ही। पर पीएफआई तो पहले से ही बैन है, लेकिन बजरंग दल को लेकर कांग्रेस में भी एक तरह से दो फाड़ हैं। उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसने आपके बजरंग दल के बैन ने बीजेपी के चुनाव को उठाया है? क्योंकि मैं यहाँ पर भी पोस्टर देख रहा हूँ, मैं भी बजरंगी करके कई सारे बैनर लगे हुए हैं। देखिए, जनता की भावना है, मगर कुछ न होता तो भी हम इतनी ही सीटों से जीतने वाले हैं। अब हमारे मार्जिन बढ़ेगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का यह कहना है कि कांग्रेस ने हनुमान जी का ही अपमान नहीं किया, बल्कि हमेशा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। ऐसा है कि कांग्रेस शुरू से ही मन के अंदर इस देश के महापुरुषों के बारे में श्रद्धा नहीं अश्रद्धा भाव लेकर चल रहे हैं। आप देखिए, भगवान राम जी का मंदिर ना बने, उसका फैसला ना हो, राम सेतु हुआ ही नहीं, भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, ऐसी कई हल्फनामे अदालत तक ये कांग्रेस पार्टी दे चुकी है। और अब भगवान राम के बाद अब हनुमान जी की भी तालाबंदी करने का प्रयास, घोषणा कांग्रेस ने की है। और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, ये पीएफआई को खुश करने के लिए सब खेल खेला जा रहा है। और ये खेल खेलने वाले याद रखें कि कर्नाटक की जनता और देश की जनता बजरंग बली का अपमान नहीं सहेगी। वहीं धर्मांतरण की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर हो रही सियासत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि यह सामाजिक समस्या है, इसका सामना और समाधान दोनों होना चाहिए। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दो तरफ से दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। सहानुभूति वृत्ति से सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं किया जा सकता। कर्नाटक चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी दोबारा से सरकार बनाना चाहती है। न्यूज 18 से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में सोनिया का दिया भाषण संविधान के खिलाफ है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है।
इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडीरा का प्राइड की बात सोच रही हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग वोट डालने जाएंगे? मैं तो उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं जी। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने एक और बात कही थी, उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ने डकैती डालकर हमारी सत्ता को हथिया लिया जब उनकी सरकार गई, जब उन्होंने एक जॉइंट सरकार बनाई थी 4 साल पहले। चले, मैं कोई सोनिया जी के भाषण के हर मुद्दे पर रिएक्शन नहीं दे सकता। अब उनके सभा है, उनको जो ठीक लगे वो जी। यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।